other side. Uh, So, yeah. uh-huh. So Are we we getting any response? What they think? I believe IT CSE students are there also. EC, EN students are there. So, what do you think? You are a programmer or you are an end user? it's the response is end user, not programmer. Okay. So, before going to depth of this topic, I clarify who we are basically. We all are basically, when we learn programming, we are a programmer. Okay. And programmer makes the life of end user easy. आप और मैं मिलके किसी एंड यूजर की लाइफ को इजी बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? मैं एग्जांपल लेता हूँ. कहाँ पे आप एज अ एंड यूजर है? मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों में से ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स कहीं ना किसी वीडियो गेम को जरूर खेलते होंगे, है ना? हम कोई ना कोई वीडियो गेम जरूर खेलते हैं. अगर आप वो वीडियो गेम खेलते हैं तो आपको पता है कि जब आप मार्केट से उसको परचेज करते हैं या आप नेट से डाउनलोड करते हैं तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होता है कि वो कितने वहां पे प्लेयर्स प्ले कर सकते हैं एट अ टाइम. हाउ मेनी प्लेयर्स कैन प्ले एट अ टाइम? वन प्लेयर, टू प्लेयर और थ्री प्लेयर. सपोज वी डाउनलोड अ गेम which allows maximum of two students or two players to play. Okay. Now, if I know that before entering into a game, they always ask ki how many players want to play. So what we take maximum of two. So it means one and two player. दे एंटर्ड इट ना. पहले आप चेक करते हैं कि भाई आप चेकआउट करते हैं. अगर आप अकेले खेल रहे हैं तो आप वन प्लेयर वाले गेम पे क्लिक करते हैं, और आप अगर आपके फ्रेंड साथ में खेलते हैं तो आप टू प्लेयर वाले गेम पे क्लिक करते हैं. सपोज कीजिए वहां क्लिकिंग नहीं है, वहां पे वो नंबर ऑफ यूजर्स आपसे पूछ रहा है इनपुट में. ठीक है. और आपने वहां पे नेगेटिव वैल्यू डाल दी, -1, 0, या फिर टू से ज्यादा वैल्यू डाल दी, 3. तो क्या होगा? तब आपका प्रोग्राम क्या करेगा? वो प्रोग्राम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा ना आपको कि दिस गेम इज बिल्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ टू यूजर्स ओनली. सपोज ऐसे बोलेगा. कुछ पॉपअप जनरेट हो जाएगा जो आपको रिस्पॉन्स करेगा. तो एंड यूजर के पास जब कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है या आप प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम बना के भेजते हैं, या आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिनको ये प्रोग्राम, ये बात मेरी नहीं समझ आई. सपोज कीजिए यू राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ टेबल फ्रॉम 1 to 15. आपने क्या करा? एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर 1 से लेके 15 तक टेबल जनरेट हो सकता है. मतलब यूजर 12 डालेगा तो 12 का टेबल आ जाएगा, अगर यूजर 13 डालता है तो 13 का टेबल आ जाएगा. बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाया आपने. और आपने आपने अपने छोटे ब्रदर या सिस्टर को बोला कि नाउ यू चेक दिस प्रोग्राम. मैंने प्रोग्राम बनाया, आप देखिए टेबल प्रिंट करता है. तो आपका ब्रदर या सिस्टर जो है वो बड़ा इंटेलिजेंट है, और उसने क्या करा? उसने 16 का टेबल प्रिंट करा दिया. उसने इनपुट में 16 डाल दिया. बट आपका प्रोग्राम जो बिजनेस लॉजिक है, आपका जो प्रोग्राम है, वो क्या प्रिंट कर सकता है? खाली 1 से लेके 15 तक. आपके ब्रदर ने क्या करा या सिस्टर ने क्या करा, जिनके लिए आपने वो प्रपोज किया, उन्होंने 16 डाल दिया. अब आपका प्रोग्राम क्या करेगा? रन करेगा कि नहीं करेगा? तो इन दैट केसेस जहां पे हम, क्योंकि जब हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दिया जाता है, हम उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जब हम कोडिंग लिखते हैं तो उसकी कुछ बाउंड्रीज होती है. उन बाउंड्रीज के अंदर ही हम उस कोडिंग को डेवलप करते हैं. अगर मेरा यूजर, जो उस प्रोग्राम का यूजर है, वो एट द एंड उस बाउंड्री से बाहर कुछ भी इनपुट अगर डालता है जो रिजल्ट करता है किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में एक्सेप्शंस जनरेट करना. किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में क्या जनरेट करता है? एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या होते हैं? वो चीज जिसके लिए हमने उस प्रोग्राम को डेवलप किया ही नहीं था. दे ऑल आर एक्सेप्शन फॉर अस. अगर वो एक्सेप्शन ऑकर होता है तो हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा? तो जब भी आप कोड लिखते हैं, वेन एवर यू गो फॉर अ सिस्टम इंटरव्यू, जब आपको बैठाया जाएगा, तो जब आप कोड लिखेंगे तो कोड आप कर लेंगे, आपको पता है आप सब कोड कर सकते हैं. बट उस कोड को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखेंगे, तभी आप सामने वाले टीम लीडर को या प्रोग्रामर को या अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर पाओगे. इससे पता चलता है कि जो आप बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं या जो आप कोडिंग कर रहे हैं, उस कोडिंग के बारे में आपको
सारे पॉइंट्स या सारे केसेस क्लियर हैं कि उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग इन अनदर स्लाइड ऑफ फॉर एग्जांपल. Suppose we have a number equals to 10, divider equals to 0, result is equal to number divided by divider. What is a divider here? Yeah, from you study this from the class 9th onwards. When you divide any number by 0, you are getting a not defined. So what system generates? System itself generate one kind of exception that is called zero division error, division by 0. But अगर ये आपके एंड यूजर के सामने फ्लैश हो जाए, आपने एक प्रोग्राम बनाया डिवाइड डिवीजन ऑफ अ टू नंबर, और आपने अपने प्रोग्राम एंड यूजर को ये प्रोग्राम बना के दे दिया, यानी आप एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना चाहते थे, आपने कैलकुलेटर्स की बहुत सारी फंक्शनलिटीज जो आपने पढ़ रखी है वो सारी कोड करी और अपने एंड यूजर को दे दिया, और आपके एंड यूजर ने डिवाइडर पे क्या डाल दिया, डिविडर पे 0 डाल दिया. अगर 0 डाल दिया तो उसके सामने स्क्रीन पे इस तरीके से मैसेज स्लैश करेगा. तो इट विल गिव अ बैड इंप्रेशन टू योर एंड यूजर कि ये क्या हो गया. उसको क्या पता ये क्या आ रहा है, जीरो डिवीजन एरर. उसको क्या पता कि ये ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट क्या होता है, फाइल मेन डॉट पी वाई क्या होता है, लाइन 3 क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है. एंड यूजर को इससे क्या मतलब होता है. एंड यूजर के सामने तो सिंपली आना चाहिए एक मैसेज कि यू कांट डिवाइड द नंबर बाय 0, या दिस ऑपरेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज डिवाइडर इज 0. एंड यूजर के पास इस तरीके से मैसेज आना चाहिए. आर यू एग्री और डिसएग्री? गाइस स्टार्ट में एक बार यस या नो लिख दीजिए, आप सर की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं. और ये भी जरूर लिखिए कि आपको अभी तक ये बात समझ आई कि नहीं आई जो मैंने अभी तक कन्वे करा एक मैसेज आपको कि व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. ये आपको समझ आया कि नहीं आया अभी तक? तो समझ आ गया एंड एवरीवन इज अग्रीइंग विद द स्टेटमेंट दैट जरूर दैट है. Okay, good. So, student, for your knowledge, exceptional handling is divided into a two section. One is hardware, other is software. Now, you said software तो आपने बता दी, ये हार्डवेयर क्या होता है. So, अगर आपने कभी सिस्टम पे कंट्रोल ऑल डिलीट कराओ, कंट्रोल ऑल डिलीट, आपके बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, आपके सिस्टम में बहुत सारी फंक्शनलिटीज चल रही है और आप कंट्रोल ऑल डिलीट दबाएं तो वहां पे एक प्रोग्राम मैनेजर आ जाता है जहां से क्लोज कर सकते हैं प्रोग्राम को. दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट. आप हार्डवेयर इंटरप्ट के थ्रू भी एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं. मतलब यूजर ने हो सकता है कि कुछ ऐसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये जो हार्डवेयर हम लोग यूज करते हैं, जैसे कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने ऐड ऑन करी और उनकी फंक्शनलिटीज हमारे किसी प्रोग्राम को इफेक्ट करती है सपोज, तो हमने उसके लिए अगर अलग से एक्सेप्शंस लिखे तो उसको बोलेंगे हम हार्डवेयर एक्सेप्शंस. मैंने आपको एक सिंपल सा हार्डवेयर एक्सेप्शन दिया है. फर्स्ट एक्सेप्शन कंट्रोल ऑल डिलीट, जो जनरल बहुत फेमस रहता है. सेकंड एक्सेप्शन, अगर आप अपने सिस्टम के पावर बटन को लगातार प्रेस करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, अगेन इट विल शट डाउन इटसेल्फ, है ना. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हार्डवेयर एक्सेप्शन. आप पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे शट डाउन को, आप एक बाईपास प्रोसेस यूज करते हैं अपने सिस्टम को टर्न ऑफ करने के लिए. तो दैट इज अ काइंड ऑफ हार्डवेयर एक्सेप्शंस. तो उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें, बट एज वी आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर तो हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा दैट इज रिलेटेड टू अवर सॉफ्टवेयर एक्सेप्शन एरियाज ओनली. सो अभी तक मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर एक्सेप्शन होता क्या है ना. नहीं आया तो आप लोग बताइए प्लीज. आंसर क्लियर है अभी तक स्टूडेंट्स को. Okay, so now question arises how we perform this exception handling. So we have certain keywords or a tools for a software developer. I tell you, मैंने पहले ही बोला कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके से होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है. बट वी आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, हम प्रोग्रामर हैं, हम किसी और के लिए कोड लिख रहे हैं. तो वी नीड सम काइंड ऑफ keywords that helps us to generate such kind of programs where exception handling works. So we have these 5 keywords: try, except, else, finally, raise. Try means inside a try हम लोग उस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखते हैं जिसमें हमें डाउट होता है कि इससे एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, ठीक है.
ये बात बुक्स में लिखी है, लेकिन एज अ प्रोग्रामर और माय इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस और जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं, वेन एवर यू राइट एनी कोड, एनी सिंपल कोड एडिशन ऑफ अ 2 नंबर कोड, please write inside a try. Always write your code inside a try. When something happens in try block, when something happen means when some exceptions are there, then it moves to jump to except keyword. If there is some issues in except, or if you have a multiple things are available, then you move to else, and then finally and raise. One by one, we learn all these key concepts and you will get it. But I try to give you some overview, like try, inside a try we write a code, inside a except we write our exceptional handling keywords, else is alternate as you learn already in if. Finally, if nothing is occur, then finally we'll print. Finally we'll print always, sorry, if exception occur or not occur. And raise means it it throw you towards the particular kind of exceptions. Okay, so one by one when we go through the topic, you will get it very well. And still if you have any doubt, please write on a chat box कि हमें डाउट आ रहा है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसे और एलोबरेट कर दूंगा आपको. So now the keyword, the try block lets you test block of code for errors. तो मैंने आपको यही सजेशन दिया कि whenever you write any code, अगर आपके सामने कोड आ रहा है, आप देखिए try number equals to 10 divider equal to 0, सेम कोड जो हमने पहले लिखा था जिसमें आउटकम बड़ा एब्रप्ट सा आ रहा था, उसी कोड के अंदर हम लोगों ने क्या करा, हमने नंबर इक्वल्स टू 10 डिवाइडर इक्वल्स टू 0 रिजल्ट नंबर डिवाइड. देखिए मैंने ये कोड किसके अंदर लिखा है, ट्राई के अंदर लिखा हुआ है. और इसमें अगर एक्सेप्शन ऑकर होगा तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या दिया हमने, एक एक्सेप्शन का नाम दिया, उसका नाम क्या दिया है, जीरो डिवीजन एरर एज एरर. और प्रिंट एरर, तो एरर क्या प्रिंट हुआ, डिवीजन बाय 0. तो ये जो एरर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ये डिवीजन बाय 0 हम लोगों ने इनबिल्ट, ये सिस्टम के इनबिल्ट ऑलरेडी, आपने जावा भी कर रखा होगा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रही होंगी, आपको पता होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग की अपनी कुछ लाइब्रेरीज इनबिल्ट होती हैं, ये इनबिल्ट लाइब्रेरी से जनरेट हुआ है. ठीक है ना. तो ट्राई में क्या होता है, ट्राई में आप कोड लिखेंगे, एक्सेप्ट में आप क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट में आप उस जो एरर है, चाहे वो कस्टमाइज एरर कीवर्ड्स आप बनाए या फिर आप सिस्टम इनबिल्ट यूज करें, वहां एक्सेप्ट में आप लिखेंगे और फिर वहां पे प्रिंट करा देंगे. तो ये सिंपल आपका ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक होता है. यहां तक स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं. सर अभी तक किसी ने कोई डाउट रेज नहीं करा है. इफ दे डू आई विल रेज इट टू यू. ओके, आई बिलीव यहां तक आपको क्लियर होगा. सो अगर आप इस तरीके से बात समझ के चले, हम लेमन टर्म में समझने की कोशिश करते हैं. हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में लोग क्रिकेट को बहुत फेवर करते हैं ना, हमारा फेवरेट गेम है क्रिकेट. तो ट्राई क्या है, ट्राई वो एरिया है जहां से बैट्समैन ने हिट करा बॉल को, और एक्सेप्ट वो एरिया है जहां पे उस बॉल को कैच किया गया, मतलब एक्शन एरिया. तो ट्राई के अंदर हम लोग एक्शन को, ट्राई में हम लोग लिखते हैं जो हमारा एक्शन एरिया है. एक्सेप्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट हमें बताएगा उस एक्शन एरिया के रिजल्ट्स क्या जनरेट होने वाले हैं. ठीक है. सो इन योर कोडिंग द एक्सेप्ट ब्लॉक कैचेस द एरर. हम लोग एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक कैचेस द एरर थ्रोन बाय द ट्राई ब्लॉक, एंड दिस कोड इज executed only when exception occurred, क्योंकि except जो वर्ड आया वो exception से ही आया है. तो whenever some exception is occur in your try code, that is thrown to except block, and inside the except block you write if some error is occurred. अब देखिए एज ए एंड यूजर, ठीक है ना, एज ए एंड यूजर यू डोंट वांट कि कोई एरर आए आपके पास. आप सपोज कीजिए यू आर इन फ्यूचर आप लोग एक बड़ी कंपनी में आपकी होगी और आप अपने सॉफ्टवेयर बनवा रहे होंगे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से, टीसीएस या विप्रो से आप लोग अपने सॉफ्टवेयर बनवा रहे होंगे. तो एट दैट टाइम यू आर एंड यूजर. तो कोई भी एंड यूजर कभी भी ये नहीं चाहता कि जो रिजल्ट जनरेट हो, है ना, जैसे इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, तो इंडियन रेलवे कभी नहीं चाहता होगा कि अगर आप पैसेंजर में एज -20 डाल दें
आप पैसेंजर का सीट नंबर कुछ और डाल दें और वो कोड रन हो जाए, मतलब सीट बुक हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी एंड यूजर कभी भी नहीं चाहता कि एरर ऑकर जनरेट हो, और अगर एरर ऑकर होता है तो उस एरर के लिए एज अ डेवलपर हम लोग की ये ड्यूटी है कि जितने भी केसेस बनते हैं उस एरर से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड जितने भी केसेस बनते हैं, उन केसेस के लिए हम लोग एक्सेप्शन लिखें। ठीक है। यानी कि आपका काम खाली ये नहीं है, जैसे हम लोग आपको लैब में बोलते हैं ना जनरली, आप जब प्रोग्रामिंग लैब में बैठते हैं तो वहां बोल दिया जाता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। यू जस्ट राइट अ कोड और हो गया सर, हो गया सर, हो गया, है ना, हो गया। लेकिन जीरो फैक्टोरियल के टाइम क्या होगा? ठीक है, हो गया, नेगेटिव कोई वैल्यू डाल देता है तब क्या बिहेवियर होगा? अगर आप फैक्टोरियल में डिवीजन की बात कर रहे हैं तो सेम डिवीजन वाली प्रॉब्लम में क्या होगा? सो एज अ प्रोग्रामर आपको खाली कोड लिख के एग्जीक्यूट करके आउटपुट नहीं दिखाना कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आ गई सर, मेरा काम हो गया, नहीं। एज अ डेवलपर जब आप इंडस्ट्री के हिसाब से सोचेंगे तो आपको उस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अलावा जितने ऐसे केसेस बनते हैं, सब केसेस जहां पे आपका प्रोग्राम एब्रप्ट बिहेवियर या अनवांटेड बिहेवियर शो कर सकता है, वहां पे उसको आपको एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? और वही बात आज चल रही है कि जब आप सिस्टम टेस्टिंग के लिए बैठेंगे तब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप इन सब केसेस को लेके चलेंगे। ठीक है। गाइस अगर क्लियर है ये पूरा टॉपिक, पूरा कंसेप्ट एक बार तो चार्ट में क्लियरली कीजिए, एंड विल कंटिन्यू ऑन दी एक्सप्लेनेशन बाकी इसमें कोड कैसे लिख सकते हैं ट्राई कैच के लिए, ट्राई कैच के लिए। Shall I हाँ proceed, sir? हाँ, यस सर यू कैन। Okay. So now in the next case, how in how many ways I can write possible try and accept clauses. So we have three cases. One is single try accept block with single exception. Second, single try accept block with multiple exceptions. Third is single try and multiple accept block. मैं फिर रिपीट कर देता हूं और बहुत तसल्ली से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। द फर्स्ट इज सिंगल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक विद सिंगल एक्सेप्शन। इट मींस आपने अपना कोड स्टडी करा, आपको कोड स्टडी करने के बाद लगता है कि मेरे बिजनेस लॉजिक के अंदर या मेरे कोड के अंदर देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ एक्सेप्शन कैन ऑकर। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने जो कोड है वहां पे हमने स्टूडेंट को काम दिया कि डिवीजन निकालना है आपको, है ना। तो नंबर 10 है, डिवाइडर 0 है। तो एज एन प्रोग्रामर आपको लगा कि यहाँ पे खाली एक ही एरर हो सकता है, दैट इज जीरो डिवीजन एरर। इसलिए आपने एक सिंगल ट्राई लिखा और उस सिंगल ट्राई के रिस्पेक्ट में एक सिंगल एक्सेप्शन लिखा, दैट इज कॉल्ड सिंगल ट्राई एंड सिंगल एक्सेप्शन। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सिंगल ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको लगा कि सेम कोड के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी दैट मल्टीपल एक्सेप्शंस कैन ऑकर, सो यू राइट मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। अभी हम नेक्स्ट कोड में देखेंगे इस बात को। थर्ड क्या बोल रहा है? सिंगल ट्राई एंड मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स। तो ये भी है आपके पास। तो अब देखिए, अब सेकंड कोड को देखते हैं। सिंगल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक विद मल्टीपल एक्सेप्शन। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, डिवाइड अंडरस्कोर इंटीजर, दिस इज द फंक्शन। उसमें हमने लिखा वाइल ट्रू, एक लूप चल रहा है यहाँ पे। ए इक्वल्स टू इनपुट न्यूमरेटर, एक न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे यूजर इनपुट में देगा। बी इनपुट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू दी। ट्राई प्रिंट इंट ए डिवाइडेड बाय इंट बी। ठीक है। एक्सेप्ट दो वैल्यूज डाली यहाँ पे, जीरो डिवीजन एरर या फिर वैल्यू एरर हो सकता है ना। तो क्या प्रिंट कर रहा है? अगर ये ऑकर होगा तो प्रिंट वैलिड इंटीजर। अब देखिए ये कोड कैसे रन हो रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। आई एम वेरी हैप्पी टू टीच यू, क्लियर योर डाउट, ओके। आप लोग को पता है कि कोई भी फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को कहीं ना कहीं से कॉल किया जाता है।
किसी भी फंक्शन को अगर आप लिख रहे हैं, इफ यू राइट एनी फंक्शन, यू हैव टू कॉल इट फ्रॉम समवेयर. फॉर एग्जाम्पल, we call this function from here. So we jump to this point. Here, just inside this function, there is one loop while true. आप सबको पता है while true का मतलब है कि ये कोड रन होता जाएगा, है ना. सबसे पहले क्या डाला, इनपुट न्यूमरेटर. अब यहाँ पे इनपुट न्यूमरेटर लिखा है, जो भी वैल्यू यूजर यहाँ पे इनपुट देगा उसका नेचर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कोई बता सकता है. इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, फ्लोट होगा, क्या होगा. गाइस इस क्लास का यू हैव टू ऑप्शन. हाँ जी. सर स्टूडेंट्स आर सेइंग स्ट्रिंग होगा. इट वुड बी स्ट्रिंग होगा ना. str टाइप. ओके. एंड सिमिलरली बी में भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा. ये दो वैल्यू स्ट्रिंग होंगी. ट्राई, यहाँ पे क्या करा, ट्राई के अंदर हमने हमने उस स्ट्रिंग वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया है, इंटीजर में. सपोज कीजिए यहाँ पे यूजर ने कोई 2 या 3 नहीं दिया. यूजर ने क्या दिया, चलो पहले यूजर ने 2 और 3 दिया, सपोज ये करके चलते हैं. यूजर ने सबसे पहले हमें इनपुट दिया इसके अंदर, सपोज फर्स्ट केस लेके चलते हैं. यूजर ने हमें ए में दिया वैल्यू 2 और बी में वैल्यू दे दिया 3. दिस 2 और 3 अभी करेंटली क्या है, दिस आर द स्ट्रिंग्स. नाउ इनसाइड द ट्राई, फर्स्ट वी चेंज इट्स डेटा टाइप. We change a string to integer and b string to integer. Then we divide these two values and we get some answer. We get some output. Okay. Now in the second case, user input a equals to 2, b equals to 0. Now what happened? Again, print int a. This becomes an integer. This is also becomes an integer. And then 2 divided by 0. If you divide 2 by 0, it will generate a 0 division error. And it will print enter valid integer as we shown in our second output. In a first output also, numerator equals to 2, denominator equals to 0, and it will show you enter valid integer. It will ask you enter valid integer. Fine. Now in the third case, user input some string, and in denominator we are taking suppose 2. Now what this will do, ABC. Is it possible to convert ABC into an integer? ABC string to an integer? And if you divide that value, whatever it generates, divide by 2, it will generate you value error, and it will print enter valid integer again. So if you learn this code in a single try, we have a single except with multiple exceptions. We write here 2 exceptions, 0 division error and value error. So based on input, interpreter will find out which 0 division error or a value error will be occur. Are you able to understand or not? If you have any doubt, please write on a message box. Students clear है या नहीं आप बताएं. So students are saying Ayush and some others are saying clear है. What about the others? You are getting the advantage of this class only when you participate. Please participate properly. If you are not able to cope it, please tell me. I will give you another examples. Sir clear है. They're saying. Okay. वेरी गुड. प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना. इट विल मोटिवेट मी और मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स लेके फिर आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन प्लीज आउटपुट को दीजिए कुछ ना कुछ, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आप लोग को और अच्छे से और चीजें बता पाऊँ. ओके. नेक्स्ट इज सिंगल ट्राई एंड मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक. तो सिंगल ट्राई एंड मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आपके पास देखें, हमने उसी कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है. वी हैव वन फंक्शन डिवाइड अंडरस्कोर इंटीजर्स while true
A equals to input numerator, some values to be input, B denominator. Inside the try, same code, print int A divided by int B. But if you see, we write two except blocks. One is for zero division error, other is for enter integer. In the previous one, you may ask one question to me, that invalid integer in the second execution, numerator ABC, denominator 0, it will show enter valid integer. Is this message is generated by zero division error और a value error? आपने मुझसे पूछा ही नहीं, बट मैं इसका आंसर अभी आगे दूंगा आपको, ठीक है ना. दिस इज वैलिड क्वेश्चन, बट मैं इसका आंसर आपको आगे दूंगा. लेकिन बिकॉज मेरे एंड यूजर को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने उस एंड यूजर के लिए यहाँ पे ट्राई के अंदर दो एक्सेप्ट लिख दिए. जीरो डिवीजन एरर के लिए मैंने अलग से एक्सेप्शन लिखा, और वैल्यू एरर के लिए मैंने एक अलग एक्सेप्शन लिख दिया. अगर अब आप देखें, जो मेरा फर्स्ट एग्जीक्यूशन है जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू 10 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 है, वहां पे वो क्लियरली मेंशन कर रहा है एंटर नॉन जीरो डिनोमिनेटर. तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो डिवीजन एरर ऑकर हुआ है. सेकंड केस में न्यूमरेटर में एबीसी डाला हमने, डिनोमिनेटर में ट्रिपल ए डाला, क्या आंसर दिया उसने, एंटर इंटीजर. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा वैल्यू एरर यहाँ पे ऑकर हुआ है. ठीक है, ये एग्जांपल किसका था, सिंगल ट्राई मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक. फाइनल यही रहता है, डिपेंड करता है कि आप कितने लाइन ऑफ कोड आप लिखना चाहते हैं. सेकंड और थर्ड में आपको दो बातों का ध्यान रखना है. पहला, कि कितने लाइन ऑफ कोड में आप काम खत्म करना चाहते हैं. दूसरा, कि एक्सेप्शन की एक हायरार्की होती है, उसको हमें मेंटेन करना होता है. वो हायरार्की भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, तब आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि वहां पे इसे प्रीवियस कोड के अंदर एंटर वैलिड इंटीजर्स आया था. तो ये एंटर वैलिड इंटीजर्स किसने जनरेट करा था, जीरो डिवीजन एरर ने जनरेट करा था कि वैल्यू एरर ने जनरेट किया था. ये मैं आपको शॉर्टली एक हायरार्की जब एक्सप्लेन करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है. यहां तक किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो प्लीज आप प्लीज पूछ सकते हैं. So chat में there is no doubt, but again students it's a reminder that अगर आपको कहीं पे भी doubt है, ask them, and the more you ask, the better you will be able to learn. So couple of students are saying कि उनको clear है. हेलो Right now open करें and write them. If you want mic access, just write that in the chat and I'll give you mic access. वैभव, right? आपको कोई question पूछना था? आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं if you want. सर, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स वाले पार्ट में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करना है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैंने आपको ये तो बताया ना कि हायरार्की होती है. अभी मैं उस हायरार्की को भी एक्सप्लेन करूंगा. इसके बाद आप एक क्वेश्चन एनकाउंटर करेंगे और देखेंगे उसमें कितने लोग हमें आउटपुट देते हैं. अगर हमें मैक्सिमम सही आउटपुट मिलेंगे तो हम लोग के लिए इजी हो जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको हम लोग देखते हैं. और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, डेफिनेटली दैट इज इंपॉर्टेंट वन, है ना. तो नेक्स्ट जो आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, आप उसका आंसर दीजिएगा क्विज का. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आपको आता है या नहीं आता है, आप प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा, बिकॉज आंसर देना बहुत जरूरी है. जब आप आंसर देंगे तभी ये बात समझ आएगा कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट लेंगे कि क्यों ये आंसर ऐसा आया, है ना. तो मैं नेक्स्ट आपको एक क्विज दे रहा हूं, तो आप प्लीज इसको सॉल्व करके बताएं. एंड सच काइंड ऑफ केसेस आर देयर इन इन्फिटिक्यू में ऐसे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एंड देन आंसर करिए कि व्हाट वुड बी द आंसर, व्हाट शैल बी द आंसर. तो हमारे को मिक्स रिस्पांस मिल रहा है बिटवीन ए एंड डी. गुड. Others also reply. What do you think the answer is? We have a maximum strength of 250 right Don't now. worry, this is not the chemistry lab. That's something happen with the chemical. You just write A, B, C, D, whatever your heart is saying that which one is right. So हमारे को A and D मिला है आंसर, and majority is saying the D would be the answer. Zero division error आएगा. Okay. The correct answer is A.
अब क्वेश्चन राइजेस होता है कि ए कैसे करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ए कैसे करेक्ट आंसर है। तो मैं उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। डोंट टेक इट अदर वे, इट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो डेफिनेटली इनफीटीक्यू में जो भी प्रॉब्लम एक्सेप्शन हैंडलिंग से होगा, मेरी गारंटी है कि आप सॉल्व कर लेंगे उसे, ठीक है। कैसे करेंगे अब देखते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। ये ग्रैंड मदर है, ये इनकी ग्रैंड डॉटर्स हैं, या यू कैन से ये हाँ, डॉटर इन लॉ बोलते हैं ना, हाँ, डॉटर इन लॉ। and each daughter-in-law having one child. She handles her child. She handles her child. है ना? Now suppose in some day इन दोनों को कहीं जाना पड़ता है शॉपिंग के लिए, ठीक है। क्या ग्रैंड मदर, मतलब इन बच्चों की जो ग्रैंड मदर है, क्या वो इनको मैनेज कर लेंगी कि नहीं कर पाएंगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इज द ग्रैंड मदर कैन मैनेज ग्रैंड चाइल्ड और नॉट if daughter-in-law is not present at home? Yes or no? Chetan Pal says no. What about the others? Again, respond. Whatever you think is the right answer, tell me. Tell us. What your heart says, आपकी दादी जो है, आप छोटे थे तो आपको इजीली संभाल पाती कि नहीं संभाल पाती, या आपकी मदर ही परफेक्टली संभाल पाती? Everyone saying कि sir, yes, possible है. पॉसिबल है ना? सो चेतन, मैं भी वही चीज एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज आप इस एनालॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्रैंड मदर ने is very superior and she has a lots of experience as compared to daughter-in-law. So if she handles a child, she knows what is basically a child need as compared to daughter-in-law. मेरे को पता है कि मदर केयर करते हैं चाइल्ड की, लेकिन ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर तभी तो कहलाते हैं क्योंकि उनको आपकी मदर, हमारी मदर से ज्यादा नॉलेज होती है ना, तो शी विल हैंडल इजली, आई बिलीव। ओके, बट यस, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। ओके, आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक्सेप्शन क्यों आया, डिवीजन बाय जीरो क्यों नहीं आया? क्योंकि जब एक्सेप्शन हायरार्की के अंदर जो एक्सेप्शन है वो बेसिकली जो है वो हमारे लिए एक्ट करता है एज अ ग्रैंड मदर, जबकि ये दोनों, जैसे डिवीजन बाय जीरो या वैल्यू एरर, दे आर एक्टिंग एज अ डॉटर इन लॉ। इफ डिवीजन बाय जीरो, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पहले एक्सेप्शन को मिलेगी, जीरो डिवीजन एरर को नहीं मिलेगी, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे ना हो। जो हायरार्की में सबसे ऊपर है, सबसे पहले उसी को ही प्रायोरिटी मिलनी है। तो हायरार्की में यहाँ पे ऊपर कौन है? एक्सेप्शन होता है एज कंपेयर टू जीरो डिवीजन, क्योंकि एक्सेप्शन क्या होगा? एक जनरल वर्ड हो गया जिसके अंदर बाकी सारे टाइप ऑफ एक्सेप्शन आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर किसको फायर कर देगा? एक्सेप्शन को फायर करेगा, और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये आएगा, ठीक है। एनी डाउट? मैं अभी डाउट दोबारा क्लियर कर दूंगा, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं हल्का 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 सा होगा, लेकिन स्टिल ये कुछ समझ आया कॉन्सेप्ट आपको कि नहीं आया? अगर क्योंकि आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो डेफिनेटली आप इन्फिनिटी में जो प्रॉब्लम आना है ना, जिसके लिए हम फाइट मार रहे हैं, वो कर लेंगे आप। सर, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास कि क्या अगर हम एक्सेप्शन सेकंड लिखते हैं फर्स्ट की जगह तो क्या होता? अदरवाइज एक और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज रिपीट कर दें इसी क्वेश्चन को, लाइक सॉल्यूशन को एक बार। ओके ओके, आप स्टूडेंट, आप अपने स्क्रीन पे एक इस टाइम चार्ट देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हायरार्की। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो बेस एक्सेप्शन लिखा हुआ है, फिर एक्सेप्शन लिखा हुआ है, और वो फर्दर अर्थमेटिक एरर, ओएस एरर, रन टाइम एरर, लुकअप एरर और सिंटेक्स एरर में डिवाइडेड है। अर्थमेटिक एरर के अंदर जीरो डिवीजन एरर आ रहा है, ओएस एरर के अंदर फाइल नॉट फाउंड एरर,
या परमिशन एरर है, लुकअप एरर के अंदर इंडेक्स एरर है, की एरर है, सिंटेक्स एरर के अंदर इंडेंटेशन एरर है। ओके, नाउ मैं क्या बोलना चाहता था, मैं आपको वो बात समझा रहा हूं। आपके पास ये भी अवेलेबल है और ये अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई पेरेंट अवेलेबल है, सपोज करो इसके ऊपर बेस एक्सेप्शन भी है, तो पहले फायर वो किसको करेगा, सबसे पहले वो ढूंढेगा जीरो डिवीजन एरर को। सबसे पहले इंटरप्रेटर एक्चुअली क्या करता है, लाइन बाय लाइन वर्क करता है ना, आप लोग को पता है ना। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन वर्क करता है। जो हमने कोड लिखा था वहां पे ऊपर क्या था, एक्सेप्शन था, और नीचे कौन था, जीरो डिवीजन। तो जैसे ही इंटरप्रेटर को पहला एक्सेप्शन मिला, पहला ऐसा पर्सन मिला, जो पहला ऐसा यू कैन से कीवर्ड मिला जो उस पर्टिकुलर एरर को हैंडल कर सकता है, तो उसने वो उसको हैंड ओवर कर दिया। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपके कोड में अगर जीरो डिवीजन एरर पहले होता, एक्सेप्शन नीचे होता, तो जिन्होंने अभी बोला था कि सर अगर मैं जीरो डिवीजन को ऊपर कर दूं और एक्सेप्शन को नीचे कर दूं, ये जीरो डिवीजन फायर हो जाएगा अगर जीरो डिवीजन अवेलेबल है तो। ठीक है, लेकिन आपका कोड में जो आपने कोड लिखा हुआ है वहां पे एक्सेप्शन ऊपर है, डिवीजन जीरो डिवीजन नीचे है कोड में। अगर कोड में एक्सेप्शन ऊपर है, जीरो डिवीजन नीचे है, तो इंटरप्रेटर को पहले कौन एनकाउंटर होगा, एक्सेप्शन। और उसको लगा कि इन्होंने इस पर्टिकुलर कोड को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन ही लिखा है, तो एक्सेप्शन को हैंड ओवर करके मैं यहां से निकल रहा हूं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? और अगर आप जीरो डिवीजन ऊपर लिख देते उसी कोड के अंदर, तो वो फिर जीरो डिवीजन को देके जाता, क्योंकि वो कोड किसके लिए था, वो कोड जीरो डिवीजन के लिए था। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? हेलो? देखिए ना, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको हायरार्की तो दिखाई दी है, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर वर्क करता है, वो लाइन बाय लाइन जाएगा। ट्राई से प्रिंट 5/0 पे आया, उसे पता चला कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और ट्राई लिखा हुआ है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक फायर होगा। पहला एक्सेप्ट ब्लॉक देखो, एलिजिबल दोनों है। एलिजिबल दोनों क्यों है, क्योंकि एक्सेप्शन क्या ग्रैंड मदर की तरह एक्ट कर रहा है, और जीरो डिवीजन एरर कैसे एक्ट कर रहा है, डॉटर लॉ की तरह एक्ट कर रहा है। अब जैसे ही इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन पे पढ़ता है, तो उसे नजर आता है एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्शन एज ई, है ना। तो इंटरप्रेटर को लगता है कि यार एक्सेप्शन तो ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर क्या है, ग्रैंड मदर तो एरर को हैंडल कर लेंगी। तो उसने क्या करा, वहां पे प्रिंट कर दिया किसको, एक्सेप्शन को। आगे गया ही नहीं, उसने वही प्रिंट कर दिया। लेकिन जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर यहाँ पे मैं इस नीचे वाले एक्सेप्ट को ऊपर लिख दूं और ऊपर वाले एक्सेप्शन को नीचे लिख दूं, ये पूछा था ना किसी ने। अगर आप ऐसे लिखेंगे, तो जैसे इंटरप्रेटर जीरो डिवीजन एरर को देखा था, वो जीरो डिवीजन एरर को रन करेगा, तब हमारा आंसर आएगा जीरो डिवीजन एरर। एनी डाउट प्लीज? सर अभी कोई और डाउट नहीं है, वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। जिनके तो डाउट्स, स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया जिन्होंने पूछा था? हाँ सर, दे हैव रिटन दैट देयर डाउट इज क्लियर नाउ। स्टिल मैं एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको वो चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा जो कहीं पे अगर हल्का फुल्का होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ब्रॉडली। देखिए, आप सबने इनहेरिटेंस पढ़ा था आपके प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो आपको पता है इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस जनरली होता क्या है, जनरलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन होता है ना। इनहेरिटेंस का अगर एक लेमन टर्म में समझने की कोशिश करें, जनरलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन होता है। तो सबसे ऊपर जो जनरल क्लास है वो कौन है, बेस एक्सेप्शन है। यानी कि बेस एक्सेप्शन आप कुछ ना लिखें, आप खाली बेस एक्सेप्शन लिख दें, मतलब आप स्पेशलाइजेशन ना करें, आप एक जनरलाइजेशन बेस एक्सेप्शन अगर लिखें, तो वो भी इन सब एरर्स को कवर करेगा, क्यों वो ग्रेट ग्रैंड मदर है। एक्सेप्शन क्या है, अगर आप एक्सेप्शन लेके चल रहे हैं तो वो भी इन सबको कवर करेगा। अगर मैं स्पेसिफिकली जीरो डिवीजन एरर लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहा हूं कि यस स्पेशलाइज दिस दिस ओनली वर्क फॉर जीरो डिवीजन। अगर मैं कहीं लिख रहा हूं इंडेंटेशन एरर, तो वो भी एक स्पेशलाइजेशन है जो इंडेंटेशन पे काम कर रहा है। लेकिन अगर सपोज मैं इंडेंटेशन की जगह सिंटेक्स एरर लिख दूं, एक्सेप्ट इंडेंटेशन एरर की जगह अगर मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट सिंटेक्स एरर एज ई, मैंने दिया सपोज, तब भी कोड रन होगा, तब भी कोड रन होगा। अगर मैंने इंडेंटेशन का एरर कर रखा है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किसका लिख दिया है, सिंटेक्स एरर का लिख दिया है, तो तब भी मेरा कोड रन होगा और वो मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉलो करेगा मेरे कोड के अंदर। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? दिस इज दिस फॉलोज
इनहेरिटेंस मॉडल, कंप्लीट इनहेरिटेंस मॉडल, फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन। जितना आप डीप चले जाएंगे उतना स्पेशलाइजेशन होता चला जाएगा एक पर्टिकुलर उसका। हेलो, एनी डाउट इन दिस चार्ट? No, sir. I believe it's clear. We can move on to the next topic. So we proceed to next topic, huh? Yes, sir. Okay. So next topic is basically one quiz. आपको उसका आंसर देना है। प्लीज ट्राई उसको करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। जितना मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया है उसको ट्राई, उसको अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा। यू विल गेट द आंसर। Sir, since there are new terms here, we should give them another 30 seconds or so. But so far we're getting the response of A as the answer. Okay, good. So how many students are giving answer A? So everyone has given the answer as A. Okay, good. So it means you people dry run it in a proper manner. But what we introduce here, we introduce one keyword that is called finally and other is else. Okay, finally and else. तो जिन्होंने नहीं आंसर दिया मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं और बातों में आऊंगा जो यहाँ पे जरूरी है। तो पहले तो मैं फाइनली बता दूं, जिन लोग को नहीं पता उन लोगों के लिए। वैसे तो आप सबने जावा कहीं ना कुछ पढ़ी हुई है, और पाइथन कहीं ना कहीं से और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंस्पायर है। तो फाइनली मीन्स अगर कुछ नहीं रन होगा तो एटलीस्ट ये तो रन होगा, डेफिनेटली रन होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इस कीवर्ड का थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था। बट जस्ट वी गो ऑन हाउ हाउ वी ड्राई रन इट, और जिन लोगों ने आंसर दिया उन्होंने किस तरीके से आंसर को प्रिडिक्ट करा, तो देखते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर फर्स्ट कोड जो लिखा हुआ प्रिंट fun2, 20, दैट इज fun फंक्शन कॉल होता है। और आपके num1 के अंदर जो वैल्यू असाइन होती है दैट इज 2, num2 में जो वैल्यू असाइन होती है दैट इज 20। देन इन दिस इफ 20 is greater than 2, condition is true, so it will raise value error. When it raise value error, it jump from this point to except value error code. Here it prints 10, so outcome is 10. एक्सेप्ट का जो ऑल्टरनेट है वो एल्स में दे रखा है, क्योंकि एक्सेप्ट ऑलरेडी रन हो चुका है, वैल्यू एरर प्रिंट 10 हो चुका है, तो वो एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं। उसके बाद ये आया फाइनली पे, और फाइनली में क्या लिखा आपने, 20 लिखा हुआ है। और मैंने बोला था कोड पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद भी अगर फाइनली कीवर्ड कहीं पे भी लिखा है तो फाइनली डेफिनेटली रन होगा। तो इसने क्या हमें आउटपुट दे दिया 20। तो जिन्होंने भी आंसर 10 और 20 दिया था उन्होंने इस तरीके से दिया था। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको समझने। रेज, जब भी रेज एनकाउंटर होगा, रेज के साथ जो भी एरर कोड लिखा होगा वो एक्सेप्ट में जंप कर जाएगा। जैसे यहाँ पे रेज वैल्यू एरर था, जैसे ही रेज वैल्यू एरर एनकाउंटर हुआ, एक्सेप्ट वैल्यू एरर एग्जीक्यूट हो गया और वैल्यू 10 प्रिंट हो गया। इन सिमिलर मैनर लास्ट में आपने देखा दो कीवर्ड और आपके पास आए थे, एक एल्स आया था, एक्सेप्ट का ऑल्टरनेट था हमारे पास एल्स। अगर वैल्यू एरर नहीं होता, अगर हम एल्स पे जाते, जैसे रिटर्न num1 माइनस num2 था, तो वहां पे वैल्यू एरर ऑकर नहीं हुआ, यहाँ पे वैल्यू एरर ऑकर नहीं हुआ, तो क्या ऑकर हो जाता, देन वी मूव टू एल्स पार्ट। ओके, फाइनली तब भी रन होता, फाइनली में तब भी हमारे पास 20 प्रिंट होता ही होता। जैसे जावा में भी आपको पढ़ाया गया होगा, फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। आई बिलीव आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। किसी को डाउट है? जिन्होंने नहीं आंसर दिया था, आर दे फील कंफर्टेबल, दे अंडरस्टैंड द टॉपिक और नॉट? सर एक क्वेश्चन है कि क्या अगर जो हमारी एल्स अच्छा, द क्वेश्चन इज बेसिकली एल्स कंडीशन कैसे रन करेगा, कब रन करेगा। तो आई बिलीव आप उसी चीज को भी नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे। हाँ, अगर ये अभी भी समझना चाहते हो तो हम वो भी कर लेते हैं। आप इसको स्वैप कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा बताएं?
20, कंडीशन इज फॉल्स, num1 माइनस num2, यानी कि num1 में 20 है, 20 माइनस 2 18, and will return 18 to this, it will print 18, and except is not occur, else is occurred, print 15 then 20. ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक में है भी जैसे सर बता रहे हैं, वहां पे आ रहे हैं, ठीक है. सो फाइनली कीवर्ड जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा, द कोड इन द फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड irrespect what the exception was raised or not raised. That's why you're getting the answer 10 and 20. Okay. तो लिखने का तरीका क्या है, पहले आप ट्राई ब्लॉक लिखेंगे, देन एक्सेप्ट लिखेंगे, देन फाइनली लिखेंगे. ठीक है. फाइनली कीवर्ड, द कोड इन द फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूटेड. ओके. ट्राई एक्सेप्ट फाइनली. इसका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या था, एल्सा. यू कैन यूज अ कीवर्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ नो एरर वाज रेज्ड. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, जब हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि जब आप num1 और num2 को रिप्लेस कर दोगे आपस में, तो वहां पे जो हमारे पास एरर तो रेज हुआ नहीं. अगर एरर रेज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एरर रेज नहीं हुआ तो वैल्यू एरर में गई नहीं, तो हम एल्स में गए, और एल्स में क्या लिखा हुआ हमारे पास, 15 लिखा हुआ है. तो वहां पे हम लोगों ने इसलिए मतलब तब एल्स एक्ट होगा. ठीक है, ये बात समझ आ रही है. मैंने क्या बोला था, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. 20 हमारा यहाँ आ गया और 2 हमारा यहाँ चला, मतलब मैंने यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो चेंज कर दिए, 20, 2 कर दिया. मैं पैरामीटर्स को यहाँ लिख देता हूँ, 20, 2. जब 20, 2 गया तो यहाँ पे हमने देखा 2 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन इज फॉल्स. तो हम एल्स पार्ट पे चले गए इस वाले. यहाँ पे इसने क्या करा, रिटर्न करा num1 माइनस num2 दैट इज 18. 18 जंप करेगा कहाँ पे, एल्स वाले सेक्शन में. अब ये वाला सेक्शन रन नहीं करेगा हमारा, बट यहाँ पे हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, 15 को, तो 15 प्रिंट हो जाएगा. और फाइनली में कितना है, 20 है, तो 20 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से एल सेक्शन हमारा वर्क करता है. ठीक है, कोई डाउट? हेलो. सर यहाँ पे अभी तक कोई डाउट नहीं है. स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो राइट क्लियर एक बार प्लीज, एंड दैट विल हेल्प अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अनदर थिंग, जो हमारा सॉफ्टवेयर है गूगल मीट, उसका लिमिट रीच हो चुका है. इट्स वी हैव द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 250. तो जो मिस कर रहे हैं क्लास, बी एश्योर्ड आपके पास क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, एंड यू कैन लर्न थ्रू दैट. अगर कोई डाउट हो तो अगेन Jacinda sir and Naya Priyansh sir are available to answer your doubts throughout. The students are saying कि clear है. Okay, fine, good, thank you. Next topic that we are going to discuss is raise, because we write raise everywhere, but how it behaves, that is also very important thing. तो हम raise के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं. The raise keyword is used to raise an exception. We can define what kind of error to raise. So in every time when you write a raise keyword, you have to write which kind of error is to be raised. For example, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखा है, x equals to hello if not type x is int. मतलब what we are going to find out type of x. और यहाँ पे आपको पता है टाइप ऑफ एक्स क्या है, टाइप ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है. तो ये क्या रेज करेगा, टाइप एरर, ओनली इंटीजर अलाउड. सो इफ यू सी, मैंने कोई ट्राई ब्लॉक नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे कोई एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं लिखा, मैंने सिंपली एक रेज कीवर्ड का इंपॉर्टेंस आपको बताया है कि रेज इज यूज टू जनरेट एन एक्सेप्शन. आप ट्राई लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है वहां पे. ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू हेलो इफ नॉट टाइप एक्स इज इंट. इसने चेक करा, रेज टाइप एरर, और क्या प्रिंट कर रहा है, ओनली इंटीजर अलाउड. ठीक है, ये हम लोगों ने खाली एक रेज को यूज करा. लेकिन इन इन रियल लाइफ सिनेरियो या इन कोडिंग, वी जनरली यूज दिस with some area. Like my code is here, define एक फंक्शन हम लिख रहे हैं डेफ फॉर num1 कॉमा num2, और हमने वही कंपैरिजन करा num2 का num1 के साथ, और रेज करा, रेज के साथ लिख दिया वैल्यू एरर. तो जैसे ही रेज कीवर्ड इंटरप्रेटर एनकाउंटर करता है और उसके साथ जो रेज के साथ एरर का नेम लिखा होता है, वो डायरेक्टली उस एरर नेम पे जंप कर जाता है और आपको आउटकम देता है. ठीक है, इससे पहले कोड में भी यही हुआ था, उसी कोड को हमने यहाँ पे
एक्चुअली क्या है, अगर हम एक ही कोड को आपको एक्सप्लेन करेंगे तो इट 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 विल सेटल इन योर ब्रेन, सो दैट कि हाँ यार ऐसे उन्होंने सर ने बताया था. जसविंदर सर, आपका माइक म्यूटेड है. नो इट्स फाइन. हेलो. यस सर, इट इज नाउ. ओके. तो हमने सेम कोड के अंदर ट्राई करा है, जैसे आपने इफ num1 इज लेस देन num2 वी रेज वैल्यू एरर. सो whenever the interpreter encounter raise keyword, it will check which kind of error is there. In our example, it is value error. So interpreter jump from that part to except part where a value error is written. Suppose if inside the else, if I write zero division error and the number is suppose zero division, raise zero division error. So it will jump, it will search inside the except where zero division is written, and inside the zero division, whatever the functionality or whatever the line of code is written, that is to be printed out. That action is to be printed out. I believe that you understand what raise is doing. सर कोई डाउट नहीं आया अगेंस्ट रेज, एंड यस दे आर सेइंग दैट इट इज वेरी क्लियर टू देम. Okay, thank you. Uh, if these concepts are clear, I believe आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और मुझे आउटकम देंगे. ठीक है, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा और आउटकम दीजिएगा. Sir, almost unanimous response here that the answer is D. Students have still 15, 17 seconds here. Try and solve it and then answer. We are getting answer. D for Delhi. D for Delhi. Okay, good. How many students are giving D? 100% or? So everyone has said the answer would be D, and we have received about 30-35 responses so far. Okay, good. Yes, answer is D. अब ये डी कैसे है मैं ये एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ. जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, प्लीज जो आंसर नहीं दे रहे हैं ना, आंसर देना स्टार्ट करो. बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है. आपको इंटरव्यू में जाना है, ठीक है, इसलिए. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन किस तरीके से कोड वर्क करेगा. इनिशियली वी असाइन x इक्वल्स टू 0 इन द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, देन इनसाइड द ट्राई वी प्रिंट x. तो यस, वी आर गेटिंग आउटकम 0. The next line is print 1 by x, that is 1 by 0. 1 by 0 generates division error. Huh? It will search 0. 0 division error. Yes, we have a except 0 division error where we print error message. So it will print error message. Then in the next block, we have a finally. Inside the finally, we write x plus 1. X contains the value 0. 0 plus 1 is 1. So it will print 1. When this code is finished, we come out from the try and finally block. Outside that block, we write print x plus 2. So x is 0 and this block is executed, and 0 plus 2 is 2. So the output is 0, error message 1 and 2. I hope this is clear to you. जिस तरीके से एक फंक्शन के ब्लॉक होते हैं, सिमिलरली ट्राई एक्सेप्ट फाइनली एक ब्लॉक है. जब
इंटरप्रेटर इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, इसके अंदर की वैल्यू जैसे फंक्शन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है वैसे ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए 0 + 2 एट द एंड यू विल गेट 2। तो 0, एरर मैसेज 1 एंड 2। एनी हम डाउट प्लीज? सर एक डाउट था, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पर्टिकुलरली क्लियर हो गया होगा, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर क्लियर हो गया तो क्लियर लिख दीजिए। सर इससे पहले वाले जो हम रेज डिस्कस कर रहे थे तब हमारे पास एक डाउट आया था कि रेज और ट्राई के अंदर डिफरेंस क्या है। नहीं नहीं, रेस के अंदर हम लोगों ने एक सिंपल कीवर्ड से आपको रेस एक्सप्लेन किया था वहां पे। वो ट्राई का एक पार्ट है। ट्राई के अंदर वो जंप कराता है एक पर्टिकुलर एरर। दैट एरर में बी सिस्टम डिफाइंड एरर या फिर कस्टमाइज एरर, जो भी हम डिस्कस करेंगे। जहां आपने नॉर्मली रेस देखा था, वहां अगर आप देखें तो टाइप एरर के साथ ही मैंने मैसेज लिख दिया था, तो वहां जंप नहीं कर रहा है वहां पे वो। जबकि ट्राई के अंदर वो जंप करेगा, वो ढूंढेगा। व्हेनेवर यू राइट रेज इनसाइड अ ट्राई, देन इंटरप्रेटर विल सर्च पर्टिकुलर एक्सेप्ट, क्योंकि वो पेयर है। ट्राई का पेयर एक्सेप्ट के साथ है। तो रेज वैल्यू रेज करता है। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, दैट इज रेज। रेज एक उस कीवर्ड को रेज करता है और एक्सेप्ट ब्लॉक पे ढूंढा जाता है वहां पे। लेकिन जब रेज आप नॉर्मल रेज लिखते हो तो आपको वहीं पर ही आपको मैसेज देना जरूरी है, क्योंकि वहां पे एक्सेप्ट तो है ही नहीं। तो आपको मैसेज वहीं देना पड़ेगा जहां पे रेज लिखा जाता है। ठीक है। हेलो जिनका डाउट था या आप एक बार लिख दें दक्ष, दैट क्लियर हुआ या नहीं दक्ष, हुआ। अगर आपको अभी भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप डालिएगा। सर मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे आपसे, जी मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि हो सकता है वो स्लाइड अभी पीछे हो चुकी है, या तो एट द एंड में माइक ओपन करके उस स्लाइड को पर्टिकुलरली जाकर फिर दोबारा समझा दूंगा जो बात मैं कहना चाहता हूँ। ओके सर। So far everyone feels that this particular question is clear and we can move on to the next topic. ओके। Um, while going to the next topic we just take one example, ठीक है, सो दैट कि मुझे वहां पे उतना वर्कआउट नहीं करना पड़े जितना वर्क जरूरी है वहां पे। और मैंने आपको कुछ कुछ हिंट दे दिया था एट द स्टार्ट ऑल्सो, जब मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग की हायरार्की आपको एक्सप्लेन किया था। सपोज कीजिए ये 3 पर्सन एक घर में रहते हैं, या चलो 4 ले लेते हैं, ABCD। ठीक है। ए की एज जो है 45 है, बी की एज सपोज 40, सी 32, डी 20। ठीक है। एक ऐसे ही जनरल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं चीज को समझने के लिए। ठीक है। हो सकता है कि इससे हम लोग आगे वाले कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाए या अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाए। सपोज कीजिए इनके घर की डोर बेल बजती है। ठीक है। इनके घर की डोर बेल बजी। ठीक है। अब ए बी को बोलता है कि भाई ओपन द डोर, है ना, जनरली बड़े लोग बोलते हैं ना छोटे को। बी बोलता है सी को कि भाई ओपन द, आप डोर ओपन कर दो। सी बोलते हैं डी को, आप डोर ओपन कर दो। डी मना करता है कि मैं डोर ओपन नहीं कर रहा, आई एम बिजी विद माई स्टडीज। ठीक है, मेरा कल पेपर है, एग्जाम है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं डोर ओपन नहीं करूंगा। तो नाउ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? सी की हो गई। अब सी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो डोर ओपन करे, या फिर वो क्या बोले कि आई एम बिजी विद अ बिजनेस कॉल, मैं किसी बिजनेस कॉल में बिजी हूं, तो प्लीज बी आप डोर ओपन कर दीजिए। ठीक है। अब बी के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो डोर ओपन करेंगे या डोर ओपन नहीं करेंगे। अब अगर वो डोर ओपन नहीं करेंगी तो वो सपोज शी इज फीमेल, वो बोलती है ए को कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं नहीं डोर खोल सकती, आप खोल दीजिए। तो वापस किस पे चले गए? ए पे। अब ए के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो डोर क्लोज करेगा, ओपन करेगा, या डोर ओपन नहीं करेगा। अगर वो डोर ओपन करेगा, है ना, यानी कि उसने एक एक्शन लिया। ठीक है। एक पार्ट तो ये है कि उन्होंने एक्शन लिया डोर ओपन करने का। दूसरा पार्ट क्या है, अगर वो डोर ओपन नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो पर्सन डोर पर आया वो बाहर से ही चला जाएगा, है ना। यही होगा कि नहीं होगा? यस और नो? ऐसा सिनेरियो होता है कि नहीं होता? हेलो। ये जो सिनेरियो होता है एंड द स्टूडेंट
You are happy with this example? You understand this? If you understand this example, you will definitely get matured in our next topic. आई होप um समझ आ गया होगा, है ना? yeah. तो अब मैं अपने अपने टर्म में आता हूँ, ठीक है? लेमन तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए ये मेरे पास ब्लॉक ऑफ कोड्स है। ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है। एक क्लास ए है, फिर क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है। यानी मेरे पास ब्लॉक ऑफ कोड्स कुछ लिखे हुए हैं मेरे पास। ए बी सी डी क्या है? कोड्स है, ठीक है? अगर एक्सेप्शन डी में ऑकर हुआ, सपोज एक्सेप्शन किस में ऑकर हुआ? डी में ऑकर हुआ, और डी के ऊपर कौन है? सी है ना? तो अगर डी में मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड नहीं लिखा, सपोज आई एम अ प्रोग्रामर, आई एम अ न्यू प्रोग्रामर, मैंने अभी अभी कंपनी ज्वाइन करी है और मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। मैंने कोड लिखा, बट दैट कोड डजंट हैव एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स। नाउ व्हाट हैपन, अगर मेरे कोड में एक्सेप्शन ऑकर हुआ, तो दैट एक्सेप्शन इज गोइंग टू किस क्लास में या किस कोड में चला जाएगा? सी में चला जाएगा। कि भाई डी ने तो एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखा नहीं है, तो कहां पे सर्च करो? सी में जाके सर्च करो कि वहां पे कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा है कि नहीं लिखा। सपोज कीजिए सी ने भी नहीं लिखा, तो कहां सर्च करेगा वो? फिर जाके बी में सर्च करेगा। बी में भी नहीं मिला, तो कहां सर्च करेगा? जाके ए में सर्च करेगा। ए में भी नहीं मिला, तो वो कहां पे सर्च करेगा? देखिए, प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेन। आप लोगों ने अगर सी लैंग्वेज सबसे पहले पढ़ी होगी, तो आपके टीचर्स ने आपको मेन कीवर्ड, मेन से कोड लिखना स्टार्ट करवाया होगा। अगर आपने जावा लिखा, उसमें भी मेन था, है ना? आपको पता है एग्जीक्यूटेबल फाइल जब भी बनेगी वो मेन के थ्रू बनेगी। तो फिर वो कहां पे सर्च करेगा? मेन में सर्च करेगा। और मेन में भी नहीं मिलेगा, तो वो एक एरर जनरेट कर देगा। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन प्रोपोगेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन प्रोपोगेशन बोलते हैं, कि एक्सेप्शन किस तरीके से प्रोपोगेट करेगा। तो when built-in exception or a predefined exception occurs, it causes the current process to stop and passes it to the calling process until it is handled. वो तब तक जंप करता रहता है, ऊपर जाता रहेगा, जब तक कि उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर लेगा। अगर वो हैंडल नहीं होगा, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। जो नीचे एब्रप्ट सा लिखा था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेस बैक, और इस तरीके से लिखा था, इट इज कॉल्ड क्रैश। हमारे लैंग्वेज में इसको क्रैश बोला जाता है, कि ये क्रैशिंग हो गया इस कोड को। ऐसा नहीं है आंसर नहीं दे रहा है, ये आउटकम दे रहा है। कुछ कुछ नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप देखिए कोड कोड में क्या कर रहा है ये, आपके पास एक फंक्शन है मेन, मेन के अंदर प्रिंट लिखा हुआ है fun 10,5। तो जैसे ही फंक्शन फायर हुआ, num1 के अंदर आपके पास वैल्यू चली गई, num1 के अंदर वैल्यू चली गई आपके पास 10, और num2 में वैल्यू चली गई 5। तो num1 num2 में वैल्यूज गई। इसके आगे आपने क्या करा? आपने दोनों को कंपेयर करा। num2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू num1, तो num2 में तो आपके पास 5 है, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। ये कंडीशन तो भाई फॉल्स है, यानी कि इफ कंडीशन में तो जाएगा नहीं। किस में जाएगा? एल्स में जाएगा। व्हाट इज रिटन इन एल्स? एल्स में लिखा है एक फंक्शन फो है, जिसमें num1 प्लस num2 को भेज दीजिए। तो num1 प्लस num2 मतलब हुआ 10 प्लस 5, दैट इज 15। 15 चला गया किसमें? फो में चला गया। यानी वी एल में जो वैल्यू है 15 है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी एल में आप कर रहे हैं वी एल डबल स्लैश वी एल। व्हाट इज आउटकम? अगर आप वी एल को 15 को डबल स्लैश 15 करोगे, तो क्या आंसर आएगा? Sarang, if you can, a couple of students are saying 1. That वन, should mean the answer would be 0. 1 आएगा। देखिए ना, यहाँ पे आउटकम में भी हमने 1 लिखा हुआ है ना आपके लिए। तो जब हमने इसको रन किया था, तो 1 आएगा। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, तो आपको पता है 15 1 से 15 होता है, तो 1 इज द रिजल्ट, है ना? फिर नेक्स्ट कोड में हमने क्या करा? 5 और 10 को भेजा, ठीक है? तो num1 में चला गया 5, num2 में चला गया 10। अब 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू। तो num1 माइनस num2, यानी कि 5 माइनस 10, दैट इज -5 वैल्यू हुई।
और इसको हमने 4 में भेज दिया, यानी VL में -5 है। तो -5 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, -5 से। अगेन हमारा आउटकम क्या आया, 1 आया, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने थर्ड टाइम कॉल कर दो। हेलो, So you may continue. The student has been removed from the class. हाँ थैंक यू। नाउ प्रिंट FUN 5,5। अगेन num1 में हमारे पास 5 चला गया, in num2 we are getting 5। 5 is greater than or equals to 5, condition is true because equality is there। 4 num1 minus num2, that is 0, and then 0 is given to VL, assigned to VL। so 0 divided by 0, that is not defined, and this kind of crash is occurred। क्यों क्रैश ऑकर हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा हमने ट्राई ब्लॉक या एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा ही नहीं है जो इसको हैंडल करे। अगर हम इस कोड में या इसके किसी भी सुपीरियर कोड में, इसके ऊपर कोई भी अगर इसकी क्लास हायरार्की होती, उस कोड के अंदर अगर हम कहीं पर भी कोई एक्सेप्ट लिखते जो इस तरीके के एक्सेप्शन को हैंडल करता, तो हमें रिजल्ट में वो आउटपुट आता। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश हो गया। और ये ढूंढते 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 कहाँ पहुंच गया, ये जीरो डिवीजन एरर में पहुंच गया, यानी कि सिस्टम डिफाइंड जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है वहां पहुंचा। और वहां से इसने क्या प्रिंट करा हमें, इंटीजर डिवीजन और मॉडलो बाय कैसे सर? 0। हेलो, हाँ जी बताएं। Bharat, keep your microphone off, please. And so the students are asking if you can please explain this entire topic again. Also, Okay, a fine. reminder, so just a thing. We're not taking attendance, so those who are writing their attendance in the chat right now, this attendance will not be considered. And when I make the call for the attendance, then only write your roll numbers. Anything that you write before that will not be considered as your attendance here. देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब मैंने स्टार्ट किया था एक्सेप्शन प्रोपोगेशन, तो मैंने बोला था सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जिस कोड के अंदर हम लोग होते हैं, जहां से एक्सेप्शन जनरेट होता है, the point from where the exception is generated, from that point the program will search for the try and respective except block। if they get that except there, उस पर्टिकुलर कोड के अंदर ही, then that except will run। अगर उसे वहां नहीं मिलता है तो वो अपने क्लास हायरार्की में, जैसे मैंने वो ABCD वाला एग्जांपल लिया था, अपने क्लास हायरार्की में वो प्रोपोगेट करता है डाउन टू अप। जब वो प्रोपोगेट करेगा डाउन टू अप, वो सर्च करता रहेगा कि कहीं ना कहीं एक्सेप्ट उसको मिल जाए। अगर उसे कहीं एक्सेप्ट नहीं मिलेगा तो हमारे पास बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं, जो मैंने आपको क्लास हायरार्की दिखाई थी, दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन एक्सेप्शन। तब वो बिल्ट इन एक्सेप्शन पे जाएगा। लेकिन अगर आप इसी कोड को देखिए जो आपके सामने लिखा है, जैसे मैंने प्रिंट 5,5 जब भेजा था, तो num1 में 5 आया और num2 में भी 5 आ गया। if 5 is greater than or equals to 5, this condition is true। when this condition is true, it will call foo num1 minus num2। तो 5 minus 5 कितना हुआ, 0 हो गया, और ये 0 यहाँ चला गया VL के अंदर। तो VL में जो वैल्यू है दैट इज 0। 0 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, आपको पता है 0/0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, तो वहां पे एक नॉट डिफाइंड ऑकर हुआ। उस नॉट डिफाइंड की वजह से ये एब्रप्ट, जैसे उसने बोला ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट main.py लाइन 17, main.py लाइन 15, ये क्या कर रहा है, ये सर्च कर रहा है इसके पेरेंट की तरफ, कि इसके पेरेंट्स के पास इस कोड का जो भी पेरेंट है कोड। देखो आपको पता है इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, एट द एंड ऑब्जेक्ट ही आना है। तो पेरेंट की तरफ वो सर्च करता चला जाएगा और सर्च करेगा कि क्या यहाँ पे किसी भी कोड के अंदर थ्रू इट्स पेरेंट क्या एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो सिस्टम में बिल्ट इन एक्सेप्शन भी होते हैं, जो लास्ट में अगर आप देखो सबसे लास्ट लाइन ऑफ कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज जीरो डिवीजन एरर। तो जीरो डिवीजन एरर ऑकर होगा और वहां पे वो लिख देगा इंटीजर डिवीजन और मॉडलो बाय 0। माय मेन कंसर्न इज यस देयर इज बिल्ट इन एक्सेप्शन, बट अगर आप देखो जो ट्रेस बैक से लेके नीचे तक, अगर आपके यूजर के सामने या आपके मोबाइल पे आप ही गेम खेल रहे हो और आपके मोबाइल पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने सारे लाइन ऑफ कोड जिनका टेक्निकल मीनिंग अगर किसी को ना पता हो वो सामने आ जाएगा, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा,
फ्लॉ हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर को कभी यूज नहीं करेगा, वो उस गेम को कभी खेलेगा नहीं। समझ आ रही बात? तो इससे क्या होगा, कंपनी के लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बात समझी कि किस तरीके से एक्सेप्शन प्रोपोगेट करेगा। अगर आपका कोड सही रन कर रहा है, देर इज नो इशू, बट वेन एवर सम एब्रप्ट या अनवांटेड कोड इज ऑकर और अनवांटेड रिजल्ट्स आर ऑकर, तो उसके लिए आपका सिस्टम या एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम बोलते हैं कि ये प्रोपोगेट करेगा फ्रॉम डाउन टू अप, हायरार्की में अप जाता जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक इसको बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं मिल जाएगा, और फिर बिल्ट इन एक्सेप्शन के हिसाब से वो आउटपुट प्रिंट करेगा। लेकिन इसको टेक्निकली एज अ प्रोग्रामिंग, एज अ प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी कॉल इट इज अ क्रैश इन अ प्रोग्राम। इसको हम क्रैश बोलते हैं, क्योंकि मैं एज अ डेवलपर, अगर मैंने ये कोड लिखा है, तो एज अ डेवलपर मैंने उन सारे केसेस को कंसीडर करा ही नहीं जिससे अनवांटेड रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं, तो दैट इज क्रैश। इसका मतलब है कि आई एम नॉट सो मच मैच्योर प्रोग्रामर कि मैंने एक्सेप्शंस को ध्यान दिया ही नहीं है ना? तो वहां पे इस तरीके का ऑकर होता है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी स्टूडेंट को तो बताएं प्लीज। सर अभी तक की क्वेश्चन है सर, अगर हम चाहें तो एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। हाँ सर, आप अब अटेंडेंस ले लीजिए। अब 10:17 से लेके 10:20 इश तक जो अटेंडेंस लिख रहे हैं उनका अटेंडेंस काउंट होगा, जिन्होंने पहले लिखा था। आई एम इग्नोरिंग ऑल ऑफ दैट अटेंडेंस। So I'm closing the attendance right now. Anyone who has written it after Rajat will not be considered. Or Ankur, let's say. And so what we can do right now is take doubts. Anyone who has a doubt, you can raise your hand and I'll get You to just you. give me 1 minute. You just give me 1 minute. I just finish this topic and then we will take doubt. Okay, sir. Okay. Only just a single example. This is very good example that will be clear to those students who are very much interested to understand this topic. आप इस एग्जांपल को अगर देखें, फॉर एग्जांपल इफ फंक्शन ए कॉल्स फंक्शन बी विच इन टर्न कॉल्स फंक्शन सी, है ना? ए ने बी को कॉल करा, बी ने सी को कॉल करा, एंड एक्सेप्शन इज ऑकर एट सी, है ना? इफ इट इज नॉट हैंडल्ड इन सी, मैंने बोला था ना एक प्रोग्रामर है उसने सी फंक्शन लिखा और सपोज उन्होंने हैंडलिंग का लिखा ही नहीं वहां पे, तो क्या होगा? एक्सेप्शन हायरार्की के हिसाब से दैट एक्सेप्शन इज पासेस टू बी, जंप बैक करेगा बी पे। अगर बी पे एक्सेप्शन हैंडल हो गया तो गुड, अदरवाइज कहां जंप कर जाएगा वो? ए पे। और अगर कोई भी हैंडल नहीं करेगा, इफ नेवर हैंडल्ड एन एरर मैसेज स्प्लिट आउट एंड अवर प्रोग्राम कम टू सडन अनएक्सपेक्टेड हॉल्ट्स, जो मैं आपको बता रहा था, जैसे वो मेन तक जाएगा, ऑब्जेक्ट तक जाएगा और सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग तक जाएगा और फिर उसको प्रिंट करेगा। तो प्लीज बी रिमेंबर दिस वन, दिस फ्यू लाइंस ऑफ कोड जो सर ने एज अ फॉर एग्जांपल लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा। ठीक है,
Now, Priyansa, you can stop the recording and student can open their mic and may ask questions. Okay, sir. So anyone who has a question, like do the hand raise thing in the Google Meet. And we'll get to you.